भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के अध्ययन के क्रम में हमारे पहले वीडियो में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के 1813 के चार्टर अधिनियम के प्राविधानों का अध्ययन किया था। आज संवैधानिक विकास के अध्ययन का ये हमारा दूसरा भाग रहेगा, जिसपे हम 1833 के चार्टर अधिनियम से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1861 के जो प्रमुख प्राविधान है उनका अध्ययन कर पाएंगे। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो कई दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व का है। अत्यंत इसके प्राविधान प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी शासन को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए इस अधिनियम द्वारा बढ़ा दिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम रहा इसके क्रम में ये कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। जो 1813 के चार्टर अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था, वह भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी वस्तुतः एक प्रशासनिक संस्था के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में अस्तित्व में आ गई। वो व्यापार न करके अब उसका दायित्व हो गया कि वो शासन प्रशासन को ही संचालित करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, शक्तियों का केंद्रीकरण इस अधिनियम द्वारा किया गया और जो मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां थी वो छीन करके कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। साथ ही जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो अभी तक 3 सदस्य होते थे उनमें वृद्धि की गई और एक कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य ला मेंबर को जोड़ा गया। लेकिन यह विधि सदस्य उस समय कार्यकारिणी में अपना योगदान देगा जब कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी विधायी विषयों पर चर्चा कर रही होगी। विधायी विषयों पर चर्चा के समय विधि सदस्य प्रतिभाग करेगा। प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भाग लेने का अवसर दिया गया। यही लॉ मेंबर जो है बाद में ये परमानेंट हो जाएगा और जो है 1833 के चार्टर अधिनियम में आप देख पाएंगे कि ये जो विधि सदस्य है वो जो है परमानेंट हो जाएगा और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। यहाँ अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये विधि आयोग का गठन। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत में प्रचलित विधियों को विधिवत संहिताबद्ध करने के लिए, उसको कोडिफाइड करने के लिए विधियों की एक पुस्तक विकसित करने के लिए एक विधि आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया। और ये जो प्रथम विधि आयोग है, फर्स्ट लॉ कमीशन, उसके अध्यक्ष की भूमिका लॉर्ड मैकाले को सौंपी गई। विधि आयोग के गठन की जो शुरुआत 1833 के चार्टर अधिनियम में देखी जा रही है, वह आज भी समय समय पर वर्तमान स्वतंत्र भारत में समय समय पर विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसका कार्य होता है कि प्रचलित विधियों
की पुनः समीक्षा करके उसमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देने का कार्य विधि आयोग करता है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद यानी ओरिएंटल एंड ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का वस्तुतः आधार आप देख सकते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम में, जब ये कहा गया कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, भारतीय साहित्य के संवर्धन के लिए 1,00,000 रुपये बजट के तहत अलॉट किया जाता है, तो वहाँ पर ये बात क्लियर नहीं थी कि आखिर भारतीयों को शिक्षित करने का आधार क्या होगा। क्या भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्राच्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि को आधार लिया जाएगा, या पाश्चात्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, लैटिन को आधार लिया जाएगा। तो ये एक विवाद की शुरुआत तो 1813 के चार्टर अधिनियम से ही हो गई थी। यहाँ पर 1833 के चार्टर अधिनियम में जब यह धनराशि बढ़ा करके, यानी भारतीयों को शिक्षित करने के लिए और जो है साहित्य के संवर्धन के लिए 10 लाख रुपए का प्राविधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो एक विवाद और बढ़ा कि आखिर वो किस उद्देश्य के लिए। इसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया और उस लोक शिक्षा समिति के 2 गुट हो गए। एक गुट जो प्राच्य गुट था, जिसमें जेम्स प्रिंसप जैसे लोग थे जो ये मानते थे कि भारतीयों को भारतीय धर्म दर्शन, उनकी कला संस्कृति का जो है अध्ययन कराया जाए, वो प्राच्य भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में कराया जाए। जबकि इसके विपरीत जो है जो पाश्चात्य गुट था, उसका मानना था कि भारतीयों को वस्तुतः यूरोपीय धर्म दर्शन, कला, विज्ञान, संस्कृति का अध्ययन पाश्चात्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी के माध्यम से कराया जाए। इस दृष्टिकोण का समर्थक लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले इस पाश्चात्य गुट का नेतृत्व कर रहा था। लॉर्ड मैकाले वस्तुतः इसके पीछे एक उद्देश्य समाहित किए हुए था और उसका जो दृष्टिकोण था वो अत्यंत संकीर्ण था। वो भारतीय साहित्य को बहुत कमतर आंकता था। उसका कहना था कि वो जो है यूरोप के किसी एक पुस्तकालय के किसी एक कमरे के किसी एक कोने में रखी एक अलमारी के खाने का जो साहित्य है वो संपूर्ण भारतीय साहित्य से बढ़कर है। ये उसकी संकीर्ण सोच ही थी। जो भारत विश्व गुरु था उसके संदर्भ में बिना जाने ऐसी टिप्पणी लॉर्ड मैकाले जैसे लोग ही कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है उसका मानना था कि भारतीयों को वस्तुतः यूरोपीय धर्म दर्शन, कला, संस्कृति, विज्ञान का अध्ययन कराया जाए, क्योंकि भारतीय साहित्य में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रगतिशील हो। इसके पीछे उसके 2 उद्देश्य और निहित थे। पहला उद्देश्य ये था, लॉर्ड मैकाले चाहता था कि एक ऐसा भारतीय संवर्ग विकसित हो जो बाह्य रंग रूप में तो भारतीय हो, किंतु उसकी अंतर प्रज्ञा, उसकी सोच सब अंग्रेज परस्त हो जाए, ताकि वो अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हों और अंग्रेजों का महिमा मंडन करें। तो इस उद्देश्य से वो लाना चाहता था कि ऐसे काले अंग्रेजों का सृजन करना चाहता था जिनकी सोच अंग्रेज परस्त हो। दूसरा उद्देश्य उसका था कि भारत में अंग्रेज बाबू महंगे पड़ते थे, उनको जो है वेतन भत्ते देना एक बड़ा भार था राजकोष पर। अतः उन्होंने ये नीति अपनाई कि बाबुओं की आपूर्ति भारतीय समाज से ही सुनिश्चित हो जाएगी, तो जो राजकोष पर भार है वो नहीं आएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद में अंततः
पाश्चात्यवादी सफल होते हैं और भारत में 1835 में मैकालेकृत अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू हो जाती है, जिसका असर आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है। इसके प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर एक व्यापक वीडियो पृथक से बना दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का है। मैं यहाँ पर संवैधानिक विकास के क्रम में अगले अधिनियम में पहुंचूंगा। यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1853 20 वर्ष की व्यवस्था है। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहली बात तो जो 20-20 वर्ष का अभी तक कंपनी के शासन में वृद्धि हो रही थी, अब ये कहा गया कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है, अर्थात 20 वर्ष वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, थ्योरी ऑफ पावर सेपरेशन को अपनाया गया और जो है कार्यपालिक शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बीच पृथक्करण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर एक राजनीतिक चिंतक है, फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो उस यानी कानून की आत्मा, उसमें जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देते उन्होंने कहा था कि यदि एक ही केंद्र में कार्यपालिक, विधायी और न्यायिक शक्तियों का संकेंद्रण होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। तो पहले जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत में नहीं था तो आईसीएस के जो अधिकारी कलेक्टर के रूप में काम करते थे, उनके पास बहुत बड़ी न्यायिक शक्तियां भी हुआ करती थी। आज भी वर्तमान में भी कलेक्टर के पास कुछ न्यायिक शक्तियां आप देख सकते हैं, उनका पृथक कोड भी लगता है। तो लेकिन फिर भी प्रयास किया गया कि कार्यपालिक शक्ति और न्यायिक शक्ति का पृथक्करण हो, अलग अलग केंद्र में हो, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। एक महत्वपूर्ण कदम इसमें ये रहा कि पहली बार जो विधि सदस्य का पद 1833 में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ा गया था और कहा गया था कि विधि सदस्य तब शामिल होगा जब विधायी विषयों पर चर्चा होगी। उसी विधि सदस्य को अब पूर्णकालिक कर दिया गया, अर्थात अब वो जो है कार्यकारिणी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, चाहे वो कार्यपालिक कार्य करे या विधायी कार्य करे, विधि सदस्य जो लॉ मेंबर है वो अपना योगदान देगा। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम और कह सकते हैं कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों का अब चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगा और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों को भी प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो भारतीय मूल के प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो प्रथम आईसीएस अधिकारी के रूप में उस प्रतियोगी परीक्षा द्वारा वो चयनित हुए। दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन इतिहास में जो शालिग्राम भटिया का विवाद जस्टिस नारिस की अदालत में आया था, तो उस अदालत ने जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कहा कि भाई आप माफ़ी मांगे इस कमेंट पर, क्योंकि उन्होंने जस्टिस नारिस 21 वर्ष या 22 वर्ष आयु का एक युवा था और उसने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसने ये कहा था, शालिग्राम की बटिया पर जो है हल्की टिप्पणी कर दी थी। इसको लेकर के अपने बंगाली समाचार पत्र में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कमेंट किया था कि जस्टिस नारिस इस जिम्मेदार पद के लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर आईसीएस अधिकारियों के चयन में पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर और उसके बाद जो है दूसरे जो प्रमुख अधिकारी थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत से, और तीसरे सुभाष चंद्र बोस, ये क्रम चलता रहा। यहाँ पर 1853 का चार्टर अधिनियम के ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। अब 1857 की क्रांति का परिणाम
आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति वस्तुतः निर्णायक थी और अंग्रेजों को अपनी नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया था। यहाँ पर जो है अब जो है कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन वो भारतीय मामलों को ले लेगा और अभी तक जो चार्टर अधिनियम की बात आ रही थी, अब जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास होगा तो वहाँ पर हम भारत शासन अधिनियम शब्दावली प्रयोग करेंगे, अर्थात गवर्नमेंट इंडिया एक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, इसके बाद जो है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1892 का आप अध्ययन करेंगे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट या मिंटो मॉर्ले सुधार भी जिसे आप कहते हैं 1909 का अध्ययन करेंगे। आप जो है मिंटो मॉर्ले सुधार के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अध्ययन करेंगे और अंततः 1935 का अधिनियम उसका अध्ययन होगा। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजों ने जो अगस्त प्रस्ताव रखा, पहले तो 1917 का अगस्त घोषणा है, फिर अगस्त प्रस्ताव है, क्रिस मिशन है, कैबिनेट मिशन है, वेवल योजना है और माउंटबेटन योजना है। इनका भी हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे पूर्ण हो रहा है। अंततः जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक संसद द्वारा पारित होगा और उसी के उपरांत देश आज़ाद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक क्रमिकता आपको देखने को मिलेगी कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन पूर्णतया भारत चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब जन आंदोलन प्रारंभ होता है, पहले उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी या गांधीवादी अहिंसक सत्याग्रह, इन सबके प्रभाव का असर होगा कि धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाएगा और देश आज़ाद हो जाएगा। यहाँ जो 1857 की क्रांति है उसके कारणों को ध्यान में रखते हुए ये जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1 नवंबर 1858 को जो अस्थायी राजधानी कलकत्ता से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी, वहाँ पर उन्होंने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु आए थे कि पहली बात तो ये कि जो देशी रियासतें थी उनके अस्तित्व को बरकरार रखने की नीति चली गई और राजनीतिक साम्राज्यवाद रूपी एक युग का अंत कर दिया गया। अब जो है राजनीतिक साम्राज्यवाद को रोक दिया गया, जो डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत हो, चाहे गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत हो, वो भारतीय देशी राज्यों को हड़पता चला जा रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाता जा रहा था। लेकिन जब 1857 की क्रांति में ग्वालियर का सिंधिया परिवार तथा हैदराबाद का निजाम वो अंग्रेजों का सहयोग किया और जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा लॉर्ड कैनिंग ने की है। उन्होंने कहा था इलाहाबाद में कि यदि ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम भी इस क्रांति में शामिल हो जाते तो हमें कल ही बुरिया बिस्तरा बांधना पड़ता। यानी कहने तात्पर्य ये जो देशी रियासतों के जो शासक थे कुछ भारतीय अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे, उसी से भारतीय दास्ता वस्तुतः और 100 वर्ष के लिए आगे लगभग बढ़ गई, अंग्रेजी दास्ता के अंतर्गत आना पड़ा। तो यहाँ पर राजनीतिक साम्राज्यवाद का अंत हुआ, लेकिन एक नए युग का सूत्रपात हुआ, वो आर्थिक साम्राज्यवाद। अब जो है अंग्रेज जो है आर्थिक साम्राज्यवाद, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, आर्थिक साम्राज्यवाद
पर वो जो है वो ध्यान देने लगे। उनका उद्देश्य हुआ कि भारतीय संसाधनों का शोषण किया जाए, भारतीय संसाधनों का शोषण किया जाए और अधिकाधिक लाभ जो है पहुंचाया जाए अंग्रेजों को, और वेल्थ ड्रेन करने लगे, भारत से धन निष्कासन होने लगा। तो यहाँ पर राजनीतिक साम्राज्यवाद का तो अंत हुआ, लेकिन आर्थिक साम्राज्यवाद वो और बढ़ गया। भारत आर्थिक रूप से और खोखला होने लगा, क्योंकि देशी रियासतें अपने अस्तित्व को बरकरार रखी, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है जो देशी रियासतों के राजा महाराजे थे वो अंग्रेजों के पिटलग्गू ही कह लीजिए, वो अंग्रेजों का विरोध करने की उनके पास ताकत नहीं थी। इसके अतिरिक्त ये कहा गया इस अधिनियम में कि गवर्नर जनरल को एक अन्य पद नाम वायसराय दिया गया। वायसराय का शाब्दिक अर्थ है सम्राट का प्रतिनिधि, और एक ही व्यक्ति में दो पद निहित हो गए। गवर्नर जनरल तब कहा जाएगा जब वो ब्रिटिश प्रांतों पर शासन करेगा, और जब वह वायसराय तब कहलाएगा जब वो देशी रियासतों के साथ अपने संबंध संचालित करेगा, तब वो सम्राट, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में होगा। तो इस प्रकार प्रथम वायसराय आप लॉर्ड कैनिंग को कहेंगे। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, लेकिन ये शब्दावली बिल्कुल नहीं प्रयोग की जा सकती है कि वो अंतिम गवर्नर जनरल बना, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद साथ साथ चलता रहा, एक ही व्यक्ति में दो पद समाहित हो गए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सेना थी, और एक प्रकार से अनेक इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये एक सैन्य विद्रोह था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया, और सेना के पुनर्गठन में उन्होंने अनुलोम प्रतिलोमन के सिद्धांत का अनुपालन किया। अभी तक जो ब्रिटिश सेना में सैनिकों का जो अनुपात होता था कि 4 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक था, यानी 4:1 का अनुपात सुनिश्चित किया गया था, उसे अब घटा दिया गया, और अब 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक तैनात कर दिया गया, 1 यूरोपीय सैनिक तैनात कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि जो उत्तर भारत की स्वाभिमानी जातियां थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग से सैनिकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई, तथा नई लड़ाकू जातियों जैसे नेपाल के गोरखा और पश्चिमोत्तर भारत के पठानों को सेना में तरजीह दी गई। जो भी गोला बारूद के केंद्र थे वहां पर किसी भी भारतीय सैनिक को नहीं तैनात किया गया, उनके स्थान पर अब वहां पर अंग्रेज सैनिकों को वो पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया, ताकि वो जो है विद्रोह में, ब्रिटिश साम्राज्य के विद्रोह में इन गोला बारूद के केंद्रों के संसाधनों का प्रयोग न हो सके। यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, कंपनी का कोई भी दखलंदाजी नहीं थी। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक युग का अंत हो रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इसके उपरांत जो है भारत शासन अधिनियम 1861 कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहली बार एक बात कही गई कि जब भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी विधायी विषयों पर कार्य करेगी तो इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ये गैर सरकारी सदस्य वस्तुतः भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात यहाँ पर इस अधिनियम द्वारा लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का समावेश किया गया, बहुत अल्प समावेश किया गया। लेकिन ये शुरुआत अत्यंत विकृत थी, क्योंकि कार्यकारिणी में उन राजा महाराजाओं को वस्तुतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था जो अंग्रेजों के पक्षकार होते थे और अंग्रेजों के समर्थक होते थे। जैसे
विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेख किया है कि राजा जींद जो है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नामित किए गए थे। उन्हें अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई आप अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी आप गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के बहस में कैसे समझ पाते हैं, हिस्सा ले पाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि यद्यपि मैं जो है अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर मत विभाजन के समय केवल गवर्नर जनरल को देखता हूँ। गवर्नर जनरल जिस ओर हाथ उठाते हैं मैं उस ओर हाथ उठा देता हूँ। इससे जो है गवर्नर जनरल का मैं खास हो जाता हूँ। कहने तात्पर्य ये लोक प्रतिनिधित्व के तत्व की शुरुआत या लोकतंत्र की विकृत शुरुआत आप कह सकते हैं। ये जो है पहली बार भारत में ये कहा गया कि जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे उन्हें नामित किया जाएगा। यहाँ पर साथियों एक और महत्वपूर्ण बात है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी जो 1833 के भारत शासन अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, उन विधायी शक्तियों को पुनः वो लौटा दिया गया और शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब वो भी विधान बना सकती थी। दूसरा ये कि भारत में पहली बार पोर्टफोलियो या मंत्रिमंडलीय प्रणाली प्रारंभ की गई। अभी तक पोर्टफोलियो या मंत्रिमंडलीय प्रणाली प्रारंभ की गई। अभी तक क्या था कि कोई भी सदस्य किसी भी मामले को देखता था, किंतु पहली बार यह प्राविधान किया गया कि भाई रक्षा सदस्य रक्षा मामलों को देखेगा, शिक्षा सदस्य शिक्षा मामलों को देखेगा। यानी एक विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली कह लीजिए या पोर्टफोलियो प्रणाली, वो भारत में पहली बार लागू की गई, जो आज भी भारत में लागू है। यानी कहने तात्पर्य आप भारत की प्रचलित जो वर्तमान में प्रचलित संसदीय प्रणाली का आधार अगर आपसे पूछा जाए तो वो आधार वस्तुतः भारत शासन अधिनियम 1861 ही है, क्योंकि उसी में सबसे पहले यह प्राविधान किया गया था कि भारत में मंत्रिमंडलीय या पोर्टफोलियो प्रणाली हो। साथ ही गवर्नर को और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कहने तात्पर्य ये है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी अगर बैठक में नहीं है और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता होती है तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। उस अध्यादेश का वही प्रभाव और महत्व था जो कार्यकारिणी द्वारा पारित अध्यादेश का होता था। इस दृष्टि से ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1861 पूर्ण हुआ। आज भी आप देखते हैं कि गवर्नर और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो वस्तुतः उसका आधार 1861 ही है, जो हमारे संविधान में आज भी शामिल है। अगले भाग में 1892 से प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।